आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज़ चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे कन्हैया का ज़बरदस्त इंटरव्यू। आज की ब्रेकिंग न्यूज, अंधभक्तों को दिया करारा जवाब। पूरी खबर जानने के लिए बने रहे न्यू भारत न्यूज़ चैनल के साथ। हम लोग दिल्ली में जब रहते हैं तो आप जब भी एम्स या सफदरजंग अस्पताल के आसपास से गुजरेंगे तो हज़ारों लोग वो आपको अस्पताल के बाहर दिखाई देंगे। अब वो विक्टोरिया पार्क तो है नहीं, लोग वहाँ घूमने के लिए आते थे। अभी जब आप जाएंगे वहाँ पे कोई लोग नहीं है। वो सारे पेशेंट कहाँ हैं, कहाँ गए, उनका क्या हो रहा है। और आप देखेंगे कि सही इलाज नहीं होने की वजह से जो लॉकडाउन का प्रभाव है, तो कोरोना से पहले ही जो उनको दूसरी तरह की बीमारियां हैं उसमें उन लोगों की जाने जा रही हैं। तो ये एक लॉकडाउन का इफेक्ट है। अब लॉकडाउन करना जरूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की एक तैयारी होनी बहुत जरूरी है। ऐसा कैसे होगा कि आप रात को 8 बजे अनाउंस करेंगे और 12 बजे से देश लॉकडाउन पे चला जाएगा। स्वाभाविक रूप से जो है एक अफरा तफरी होगी। मैं उन चीज़ों के डिटेल में जाने से पहले एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कोरोना महामारी को लेकर के और इसके जो रोकथाम के उपाय हैं उसको हमको समझने की ज़रूरत है। पहली बात, कोई भी महामारी अगर कहीं आती है तो वो पूरी तरह से तभी रुकेगी जब उसका वैक्सीन आएगा, और वैक्सीन जब आएगा तो वो लोगों तक पहुंचते हुए कई साल लगेंगे, कई साल लगेंगे। जैसे आप देखें, इस देश में पोलियो एक महामारी थी, उसको खत्म होने में कई दशक लग गए। मान लीजिए कि आज अगर टीका आता है, आज अगर वैक्सीन आता है, तब भी इस देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते इसमें दशक लगेंगे। और उसका टेस्टिंग का सवाल है। ये व्हाट्सएप का मैसेज तो है नहीं कि फटाफट फॉरवर्ड कर देंगे सब ग्रुप में, सबको वैक्सीन मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये लैकिंग इसलिए होता है कि जो लोग आज नीति बना रहे हैं, जिनको देश के लिए नीति बनाना है, वो एक जो जिस बात में मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को लैक करते हैं। और दूसरी बात कि दशकों से इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को इग्नोर करके रखा गया है। जो देश 1 से 1.5% अपने जीडीपी का हेल्थ पे खर्च करता हो, स्वाभाविक रूप से जब कोई महामारी आएगी तो अस्पताल की कमी हो जाएगी, डॉक्टर की कमी हो जाएगी, पीपी किट की कमी हो जाएगी, और अचानक से अस्पताल पे जो है वो बर्डन बढ़ जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि कोरोना महामारी चल रहा है तो बाकी बीमारियां जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए चली गई है कि नहीं, अभी कोरोना है तो हम नहीं होंगे लोगों को। तो इसीलिए हम एक भयावह स्वास्थ्य समस्या से जो है घिर गए हैं। अब बार बार जो लोग केरल की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केरल ने आज इसकी तैयारी की है। आपकी राजनीतिक नजदीकी है, विचारधारा से, पार्टी से, आप इसलिए तो नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। केरल में 5 साल में सरकार बदल जाती है और वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी है वो दशकों से चला आ रहा है। हम कह रहे हैं कि ओवरऑल आज के डेट में हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि ये जो आज हेल्थ को लेकर के ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, उसका संकट भी इस सिस्टम में ही है। और कई बार ये चर्चा होती थी कि कैपिटलिज्म का फाइनेंशियल क्राइसिस है। कैपिटलिज्म का सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चरल क्राइसिस भी है। और ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस कैसे पैदा होता है? जब आप किसी भी बेसिक नीड को, किसी भी बेसिक जरूरत को प्रॉफिट मेकिंग गुड्स बना देंगे तो स्वाभाविक रूप से ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस पैदा होगा। ये काम एजुकेशन के साथ किया गया और यही काम हेल्थ के साथ किया गया। और हेल्थ जो है वो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल मैटर नहीं है, ये अब एक यूनिवर्सल मामला बन गया है। और मैं इसी के साथ आना चाहती हूँ मजदूरों की समस्याओं पर कि हमारे देश में 12-13 करोड़, कुछ अंदाजा ये भी है कि शायद 14 करोड़, क्योंकि अनऑर्गेनाइज हैं तो उनका कोई गिनती भी नहीं है प्रॉपर, 12 से 14 करोड़ मान लेते हैं अनऑर्गेनाइज जो हैं वो लेबरर्स हैं। तो ये 2, 4, 10, 20 लाख नहीं, करोड़ों लोगों की ये समस्या है। और इसीलिए अभी भी हजारों लोग अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं। मतलब उन्होंने पूरे के पूरे फ्लाईओवर्स नाप दिए हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं सड़क पे बच्चे को जन्म दे रही हैं, बूढ़े लोग मर रहे हैं, लोगों के पैरों में छाले पड़े हुए हम देख रहे हैं। और ये सब कुछ न सिर्फ सरकार देख रही है, ये हमारी अदालतें देख रही हैं, हमारा विपक्ष देख रहा है, एक बड़ा मिडिल क्लास देख रहा है, भारत का एलीट क्लास देख रहा है, मैं और आप देख रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये एक लोकतंत्र की मौत नहीं है? एक तो मेरा ये मानना है कि भारत में जो एक परंपरा रही है, जिसको कहते हैं दान की परंपरा, हेल्प की परंपरा, जिस तरह से बिना तैयारी का इतना बड़ा लॉकडाउन का फैसला लिया गया, भारत में अगर ये संस्कृति नहीं होती सदियों से तो समस्या और ज़्यादा भयंकर हो जाती। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर कहावत है कि दाएं हाथ से दान कीजिए तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये जो सब लोग सहयोग में आए, इंडिविजुअल, एनजीओ, पार्टी वर्कर्स और गांव मोहल्ले के लोग, उससे समस्या कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हुई। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ या कोई भी पार्टी वो सरकार का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास ही वो पावर है कि वो हर चीज़ को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सरकार अगर इस काम को नहीं करेगी तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाएगा। जहाँ तक मजदूर का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, एक तो हमारे जीवन में, हमारे डिस्कशन में मजदूर कंसिडरेशन भी नहीं था।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं महसूस किए होंगे कि उनके जीवन के लिए नाई कितना ज़रूरी है, उनके जीवन के लिए स्वीपर कितना ज़रूरी है, कुक कितना ज़रूरी है, ड्राइवर कितना ज़रूरी है। ये अब उनको लॉकडाउन के दौरान एहसास किया होगा। तो वो जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए मजदूरों को लेकर के समाज में, वो कॉन्शियसनेस हमारे समाज में नहीं है। शायद यही वजह है कि जब पटरी पे मजदूर कट जाते हैं तो लोग व्यवस्था से सवाल पूछने की बजाय कहते हैं कि पटरी पे सोए क्यों, पटरी सोने की तो जगह नहीं होती है। इतनी नहीं, संवेदनहीनता। लेकिन अब ये लोग नहीं कह रहे हैं, अब ये हमारी अदालतें कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो लोग, हम कैसे रोक सकते हैं उन लोगों को जो कि ट्रैक्स पे सो जाते हैं, और ये कहा कि जो लोग चलना चाहते हैं, चलने वाले लोगों को कौन रोक सकता है। देखिए, ये संवेदनहीनता जो है अगर समाज में पैदा हुआ है तो उसके लिए सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि एक तरफ कहा जा रहा है, लोग खूब इस पे तालियां बजा रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है और इसमें मजदूरों पे जो है करोड़ों रुपया जो है खर्च किया जाएगा। उससे बुनियादी सवाल ये है कि आप कहते हैं कि हम मजदूरों की भलाई कर रहे हैं, तो मुझे कोई बताए कि मजदूरों की सुरक्षा का कानून समाप्त करके मजदूरों की भलाई कैसे हो सकती है। ये सबसे बुनियादी सवाल है, और ये आज नहीं शुरू हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि मैं मौजूदा सरकार को इसके लिए सिर्फ जिम्मेवार मान रहा हूँ, ये दशकों से इस देश में हुआ है। लेकिन इस पे आर्गुमेंट ये है कि भाई इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी, और इंडस्ट्री के लिए को बेहतर माहौल देने के लिए आपको लेबर लॉस खत्म करने होंगे, और ये भी बहुत अहम है। तो ये मत कहिए ना कि मजदूरों की भलाई के लिए कर रहे हैं आप। लेकिन एक और अहम चीज मैं कहना चाहती हूँ कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेमजी ने कहा है, पहली बात तो उन्होंने इसका विरोध किया। आप सोचिए, इंडस्ट्री ने विरोध किया कि आप लेबर लॉस को खत्म ना करें या उनको ना कमजोर करें। दूसरे, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री की प्राथमिकताओं में एक नहीं था ये, यानी आपने लेबर लॉस को कमजोर भी किया मजदूरों के विरोध में, लेकिन इंडस्ट्री भी इससे कोई खुश नहीं है, अगर ये मान लिया जाए कि अजीम प्रेम जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हर चीज का एक गुड बैड पक्ष होता है। अब जब हम कैपिटलिज्म को एनालाइज करते हैं तो कैपिटलिज्म को चलाने वाले लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको भी ये बुनियादी समझ तो होगी ही कि अगर मजदूर हमारी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा। और आप प्रोडक्शन अगर कर भी लेंगे तो अल्टीमेटली उसको जब बाजार लेकर के जाएंगे तो उसको खरीदेगा कौन। जब लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, खरीदने की क्षमता नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक मंदी आएगी। और इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, इन घोषणाओं की समस्या ये है कि अपने मन से तो जितना भी जीरो डालना है लोग डाल दें, लेकिन ग्राउंड पे उसका क्या रूपरेखा होगा, लोगों को कैसे वो प्राप्त होगा, लोगों को कैसे मिलेंगे, इन सवालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे हम ये जानते हैं कि हमारे देश का जो स्टॉक है उसमें भूखमरी की समस्या अभी नहीं है। हमारे पास कम से कम 6 महीने का अनाज का स्टॉक है, लेकिन उसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि लोग भूख से मरना शुरू कर दिए हैं। कोरोना से मरने से ज़्यादा आज उनके सामने संकट ये है कि वो भूख से अपनी जान को कैसे बचाएं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा सवाल है। टीवी पे आकर के घोषणा करना तो आसान है, लेकिन उस घोषणा को योजना का रूप दे करके जमीन पे लागू कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारा मानना है कि अभी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, इसमें जब तक लोगों के परचेजिंग कैपेसिटी को अप नहीं किया जाएगा, तब तक जो लिक्विडिटी की समस्या है, जो प्रोडक्शन की समस्या है, इससे ज्यादा तो जो लोग आम यानी बिल्कुल जो जरूरत की चीजें हैं उसके अलावा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या जो अब जैसे ही लॉकडाउन खोलते हुए आएगी वो मजदूरों की कमी की होगी, क्योंकि जितने भी मजदूर अपने घर लौट गए हैं उनमें से बहुत से वापस नहीं लौटना चाहते। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप फैक्ट्रियां खोल भी लेते हैं तो उनमें काम करने वाले लोग कहाँ